डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं रेवेन्यूज़ एनालिसिस ऑफ द फर्म डिस्कस करूँगा, यानी फ़र्म की वसूलियों का तजज़िया। इससे पहले लेक्चर्स में मैंने एक फ़र्म की लागत जो चीज़ पे आती है उसकी डिस्कशन की थी। तो फर्म को उसकी लागत और उसकी वसूलियों दोनों का तजिया करना होता है। तो इसलिए लागत के साथ फ़र्म की वसूलियों का तजिया भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो पहली स्लाइड पे हम चलते हैं। ये देखने के लिए कि फ़र्म आया नुकसान बर्दाश्त कर रही है या मुनाफा हासिल कर रही है, तो इसमें फ़र्म की लागत के साथ इसकी वसूलियों का तजिया भी किया जाता है। तो इसमें वसूलियों का तजिया करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट हैं। जिस तरह हमने लागत के कॉन्सेप्ट पढ़े थे, कुल लागत, औसत लागत, मुख्ततम लागत, इसी तरह हमने वही कॉन्सेप्ट इधर भी अप्लाई करने हैं। यानी पहला है कुल हासिल वसूलियाँ, यानी टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या होता है? एक फर्म जो चीज़ बनाती है तो बनाने के बाद जो मार्केट में वो सेल कर देती है और एक ख़ास प्राइस पे, तो उसको जो रिटर्न मिलता है, जो हासिल मिलता है, उसको उस फर्म का टोटल रेवेन्यू कहते हैं। तो कुल हासिल से मुराद वो रकम है जो फर्म पैदावार की एक ख़ास मिकदार एक ख़ास कीमत पर फ़रोख्त करने से वसूल करे। तो कुल हासिल, इसका फार्मूला होता है शय की मिकदार फ़रोख्त ज़रब कीमत। तो इंग्लिश में हम कहते हैं टोटल रेवेन्यू P मल्टीप्लाई बाय Q। अगर सपोज हम एग्जांपल ले लें एग्स की, हम मार्केट में 12 एग्स जो है ना वो बेचते हैं, यानी क्वांटिटी ऑफ एग्स जो है, अंडों की मिकदार वो 12 है। तो यहाँ पे शय की मिकदार कितनी होगी? 12। और फिर देखिए कितने का सेल कर रहे हैं, तो वो फॉर एग्जांपल 10 रुपए का सेल कर रहे हैं। तो 12 ज़रब 10, तो ये बन गए 120। ये फर्म का रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू है। यानी टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए फर्म जो चीज़ मार्केट में बेचती है और कीमत, जिस कीमत पे बेचती है, दोनों को अगर ज़रब दे दें तो आपको कुल हासिल निकल आएगा। अगला देखें जी, औसत हासिल। औसत हासिल, जब भी औसत निकालते हैं तो बेसिकली पर यूनिट निकलता है। यानी कुल हासिल को अगर हम पैदावार की इकाइयों पर तकसीम कर दें तो आपको औसत हासिल निकल आएगा, यानी एवरेज रेवेन्यू निकल आएगा। इससे मुराद वो रकम ली जाती है जो किसी फर्म को औसतन फी इकाई हासिल हो, यानी फी इकाई के ऊपर जो उसको रेवेन्यू मिलते हैं, हासिल मिलते हैं, उसको हम औसत हासिल कहते हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में कुल हासिल को शय की इकाइयों से तकसीम करने पर औसत हासिल मालूम हो जाता है। तो औसत हासिल किस तरह निकालते हैं? कुल हासिल को पैदावार की इकाइयों पर डिवाइड कर लें, यानी एवरेज रेवेन्यू निकालने के लिए टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी। अब वही अंडों की बात कर लें। पिछली मिसाल में हमने पढ़ा था कि एक फर्म का जो टोटल रेवेन्यू वो 120 रुपये है, 120 है। अब पैदावार की इकाइयाँ कितनी है जी? वो 12 है। तो ये करें तो ये आपके पास 10, ये वही कीमत निकल आई है, प्राइस निकल आई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि औसत रेवेन्यू है वो आपका प्राइस के बराबर होता है। तो ये भी ज़हन में रखना आपने। आगे जी, मुख्ततम हासिल। मुख्ततम जब भी आ जाए तो इसका मतलब होता है अजाफी, यानी एक अजाफी इकाई फ़रोख्त करने पर फर्म को जो हासिल वो रिसीव करती है, जो उसको रेवेन्यू मिलता है, उसको हम मुख्ततम हासिल कहते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल उसने अगली चीज़, एक अजाफी चीज़ हासिल करने के लिए जो उस चीज़ को फ़रोख्त करने के बाद फर्म को मुनाफा हासिल हुआ है, उसको हम मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। तो इंग्लिश में इसको MR से प्रेजेंट करते हैं। तो ये होता है चेंज इन टोटल रेवेन्यू
ओवर चेंज इन क्वांटिटी, यानी एक पैदावार की अजाफी इकाई को फरोख्त करने से जो आपको रेवेन्यू मिलता है उसको हम बोलते हैं मुख्तम रेवेन्यू। आगे मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट्स जो है वो दो तरह की हम पढ़ेंगे। एक में होता है मुकम्मल मुकाबला और दूसरी में होता है नामुकम्मल मुकाबला। तो मुकम्मल मुकाबला कब होता है? तो जब किसी मंडी में मुकम्मल मुकाबले हो तो उसमें दर्ज झैल ये शराइत पूरी होना ज़रूरी है। पहली जो शर्त है वो है शाये की इकाइयों में यकसानियत, यानी परफेक्ट कंपटीशन मुकम्मल मुकाबले को कहते हैं। मुकम्मल मुकाबला ये होता है कि मार्केट में, मंडी में तमाम जो चीज़ें हैं वो एक जैसी हों, डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। अगर डिफरेंट होंगी तो फिर नामुकम्मल मुकाबला है। अगर एक जैसी इकाइयाँ हूँ तो फिर मुकम्मल मुकाबला है। दूसरी जी, मंडी में आज़ादाना दाखला व खरूज, यानी फ्री एंट्री एंड एग्ज़िट, यानी जो मंडी में आना चाह रहा है वो भी आ सकता है, जो उससे निकलना चाह रहा है वो भी निकल जाए। यानी कोई अगर प्रोडक्शन फर्म्स करना चाह रही है तो करे, अगर नहीं करना चाह रही तो निकल जाए। ये मुकम्मल मुकाबले में होता है। ख़रीदारों और फ़रोख्तकारों की कसीर तादाद, मुकम्मल मुकाबले में बहुत ज़्यादा फ़रोख्तकार होते हैं और बहुत ज़्यादा ख़रीदार होते हैं। आमलीन की रसद का लचकदार होना, यानी जो चीज़ों को बनाते हैं तो उनकी जो सप्लाई करते हैं वो लचकदार होती है। मंडी के हालात से वाकफियत, यानी दोनों को, ख़रीदारों को और फ़रोख्तकारों को मंडी के हालात से मुकम्मल वाकफियत होती है। तो मुकम्मल मुकाबले की आम सादा अल्फाज में अगर हम समझें तो इससे मुराद ये है कि एक ख़ास कीमत पर एक फर्म या एक आजर अपनी चीज़ को बेचने या ख़रीदने के लिए तैयार हो जाए तो उसको हम मुकम्मल मुकाबला कहते हैं। तो इसमें चीज़ें एक जैसी होती हैं, जो फ़रोख्तकार और ख़रीदार कसीर तादाद में होते हैं और हर किसी को अपनी चीज़ के बारे में पता होता है। फ़रोख्तकार को भी पता होता है और ख़रीदार को भी पता होता है। अब इसमें देखें, सिंपल हमने वो तलब रसद वाले कॉन्सेप्ट जो हमने पहले पढ़े हैं वही हमने यूज़ करने हैं। सपोज ये देखो, ये आपकी जो नेगेटिवली स्लोप्ड है ये आपकी डिमांड कर्व है, यानी ये कंज्यूमर की है, सारफ की है, और ये जो सप्लाई है, ये जो सप्लाई कर्व है ये प्रोड्यूसर की है। तो जहां पर दोनों मिल जाएं उसको हम कहते हैं मंडी का तवाज़न। तो इस कीमत पर एक जो फर्म का टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू तीनों बराबर होते हैं। यानी मुकम्मल मुकाबले में फर्म का जो खत है कीमत वाला, एवरेज रेवेन्यू वाला और मार्जिनल रेवेन्यू वाला, तीनों खत बराबर होते हैं। ये आपने ज़हन में रखना है। मुकम्मल मुकाबले में एक फर्म के कीमत का खत, एवरेज का खत, एवरेज रेवेन्यू का खत और मार्जिनल रेवेन्यू के खत बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं? क्योंकि मार्केट उसी जगह पर वर्क कर रही होती है जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो जाते हैं। जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो जाएं वहां पे मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होती है, मंडी तवाज़न में होती है, और उसी जगह पे ही कीमत, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यूज बराबर होते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये देख लें, मैंने उसी डायग्राम को इधर शेड्यूल से प्रेजेंट किया है। पहले हम, अब इनकी जो कीमत है वो फिक्स होती है, जो प्राइस है वो सपोज किसी भी चीज़ की वो 5 रुपये है। हमने एक इकाई यूज़ की है तो कुल हमारा जो रेवेन्यू वो 5 हुआ है, तो 5 ज़रब 1 तो 5 ही होगा। 2 इकाइयाँ यूज़ की हैं तो रेवेन्यू कितना होगा? 2 ज़रब 5 10 हो जाएगा। 3 की हैं तो
15, 4 की हैं तो 20, 5 की हैं तो 25, क्योंकि हर जो यूनिट है उसकी प्राइस सेम रह रही है, तब्दील नहीं हो रही। तो नामुकम्मल मुकाबला में जो डिफरेंस है, जो फ़र्क है, वो इसी चीज़ का है कि नामुकम्मल में प्राइसेस तब्दील होती हैं, इसमें प्राइसेस तब्दील नहीं होती। तो ये कुल वसूलियाँ या टोटल रेवेन्यू हमारा निकला है। अब औस रेवेन्यू निकालना है, तो औस रेवेन्यू निकालने के लिए टोटल रेवेन्यू को शय की इकाइयों पर तकसीम करते हैं। तो 5 को 1 पे तकसीम करें तो 5 ही आएगा, 10 को 2 पर तकसीम करें तो 5 आ जाएगा, 15 को 3 पर करें तो 5 आ जाएगा, 20 को 4 पे करें तो 5, 25 को 5 पे करें तो 5 आएगा। अब आप देख रहे हैं कि ये एक कांस्टेंट है, यानी जितनी कीमत हमारी है, जितनी हमारी कीमत थी वही हमारी औस वसूली है। अब हम निकालते हैं मुख्तम वसूली। ये पहला हम नहीं निकाल सकते क्योंकि मुख्तम निकालने के लिए हम दूसरी करते हैं, ये गलत दिया हुआ है। अब पहले 10 में से हमने 5 निकालना है, तो 10 - 5 तो ये 5 आपका हो गया। इसी तरह 15 में से आपने 10 निकालना है तो ये भी 5 है। 20 में से 15 माइनस करें तो ये भी 5 है। 25 में से 20 सब्ट्रैक्ट करें तो ये भी 5 है। इसका मतलब ये हुआ जो पिछली डायग्राम में है कि हमारी जो प्राइस है वो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू तीनों आपस में बराबर होते हैं, इसलिए ये देखें डायग्राम्स में ये तीनों बराबर है। ठीक है जी। अब टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू आपका देखो, ये जो कर्व इसको ड्रा करें तो इस तरह की बनेगी, अपवर्ड स्लोपिंग, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ये आपके टोटल रेवेन्यू है और ये आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपके मार्जिनल रेवेन्यू। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है जी अजारादारी या नामुकम्मल मुकाबला के तहत फर्म की औस वसूली, मुख्तम वसूली के दरमियान तल्लुकात। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि नामुकम्मल क्या होता है। इसको हम बोलते हैं अजारादारी। अजारादारी का मतलब ये होता है कि ऐसा प्रोड्यूसर या ऐसा आजर जो पूरी मार्केट को कंट्रोल करता है उसको हम अजारादार कहते हैं। तो इसकी कुछ खसूसियत हैं। पहला है जी वाहिद आजर या फर्म, यानी जो चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहा है वो एक ही बंदा है, यानी एक आजर मखसूस शय को पैदा कर रहा है। और दूसरा है कि उस शय का कोई भी करीबी नेमल बदल नहीं है, यानी उसके अलावा हम कोई इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। अब मिसाल ले लें वापटा। अब वापटा जो है ये इसकी अजारादारी है। अब इसलिए अजारादारी है कि बिजली का कोई नेमल बदल नहीं है। ठीक है, तो और इसके अलावा भी आप ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है इनकी भी अजारादारी है और भी काफ़ी ज़्यादा है। आप मोहल्ले में जो वाटर सप्लाई है उसकी भी अजारादारी होती है, बेशुमार अजारादारी की मिसालें। तो वो वाहिद फर्म होती है जो पूरे मार्केट स्ट्रक्चर को कंट्रोल करती है, उसका कोई नेमल बदल नहीं होता। और तीसरी ये कि वो कीमत खुद डिसाइड करती है, कीमत का तयन मार्केट नहीं करती बल्कि अजारादार करता है, जितनी चाहे वो कीमत रख सकता है। और दाखिले की बंदिश, मार्केट में नई फर्म दाखिल नहीं हो सकती। अब देख लें वापटा है, वापटा सिर्फ उसको अलाउ है बिजली प्रोड्यूस करना, इसके अलावा दूसरी किसी फर्म को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना अलाउ नहीं है। इसी तरह देख लें मोहल्ले में जो वाटर सैनिटेशन है वो भी सिर्फ एक कंपनी को अलाउ होता है, इसके अलावा किसी और कंपनी को अलाउ नहीं होता। इसी तरह गैस डिपार्टमेंट देख लें, वो भी सिर्फ एक कंपनी को अलाउ होता है कि आप गैस प्रोवाइड करें, सुई नॉर्दर्न गैस, इसके अलावा किसी को अलाउ नहीं है। तो ये अपनी खुद कीमत डिसाइड करते हैं, इनका कोई नेमल बदल भी नहीं है और नई फर्म भी दाखिल नहीं होती और अपनी कीमत ये खुद डिसाइड करते हैं। इश्तिहारबाजी, इश्तिहारबाजी शय की खसूसियत या नोयत पर इन्हसार होता है।
अगर इजारादार हीरे फ़रोख्त करता है तो इश्तिहार बाजी से अपनी मिकदार फ़रोख्त बढ़ा सकता है, लेकिन अगर इजारादार पानी, गैस, बिजली मुहैया करता है तो इसके लिए वो कितन इश्तिहारबाजी नहीं करता, क्योंकि ये चीज़ें दूसरों को इल्म में होती हैं। अब इसके हम गोशवारे से मुताला कर लें। आम तौर पर यह देखने में आया है कि इजारादार अपनी कीमतों को कम करता है। कम इसलिए करता है क्योंकि जब वो चीज़ों की कीमत कम करेगा तो उसकी जो इकाइयाँ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होंगी, तो जिससे उसके जो रेवेन्यू है वो बढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कीमत उसकी 8 है तो एक वो यूनिट सेल कर रहा है तो उसका रेवेन्यू होगा 8। अगर वो कीमत कम कर देता है, 8 से 7 कर देता है, यानी चीज़ को सस्ता कर देता है, तो फिर उसके 2 यूनिट्स होंगे, यानी उसको 14 रुपए का रेवेन्यू होगा। जैसे जैसे वो कीमत कम करता जाएगा उसके रेवेन्यू बढ़ते चले जाएंगे। ये देखें, कीमत पहले 7 थी, 14 और कम किए 6 तो उसके और रेवेन्यू बढ़ गए, और कम किए 15 किए तो और रेवेन्यू बढ़ गए, और कम किए 4 किए तो और ज़्यादा ये बढ़ गए। जस्ट आपने कीमत को पैदावार की इकाइयों से मल्टीप्लाई करना है, यानी टोटल रेवेन्यू आपके बढ़ रहे हैं। लेकिन एक ख़ास लिमिट के बाद ये देखें, यहाँ पर आपने मज़ीद कीमत और कम की है तो पैदावार बढ़ने की बजाय आपकी कम होना शुरू हो गई है, 18 हो गई है। मज़ीद कम अगर करेंगे तो आपकी जो वसूलियाँ वो और कम होंगी। यानी इस डायग्राम में देखें, यहाँ से ये आपकी जो पैदावार है वो बढ़ रही है इस पॉइंट पर, और एक ख़ास पॉइंट पर आपकी पैदावार कम होना शुरू हो जाती है। यानी यहाँ पर पॉजिटिव रुझान है, एक ख़ास लिमिट के बाद नेगेटिव रुझान शुरू हो जाता है। औसत वसूलियाँ निकालने के लिए क्या करें जी, टोटल जो वसूलियाँ उसको पैदावार की इकाइयों पर तकसीम करें। तो ये 8 को 1 पे डिवाइड किया तो 8 है, 14 को 2 पे डिवाइड किया तो ये 7 है, 18 को 3 पे डिवाइड किया तो 6 है। इस तरह ये देखें औसत वसूलियाँ भी आपकी कम से कम होती जा रही हैं। इसी तरह मुख्तम वसूलियाँ कर लें। पहली ये खाली आएगा, 14 में से 8 निकालें तो ये आपका 6 होता है, 18 में से 4 निकालें तो 4 है, 20 में से 20 निकालें तो ये 0 है। अब जहां पर आपका मार्जिनल रेवेन्यू 0 है वहां पर आपकी कुल वसूली ज़्यादा से ज़्यादा है। ये देखें, यानी जहां पर आपकी कुल वसूली ज़्यादा होती है वहां पर आपका मार्जिनल रेवेन्यू या मुख्तम वसूलियाँ जो है वो 0 होती हैं। अब इसकी डायग्राम प्रेजेंट कर लें, इसकी तो आपको समझ आ गई है। इसमें देखें, ये जो एवरेज रेवेन्यू की कर्व है वो ऊपर होती है और इससे जो नीचे है वो मार्जिनल रेवेन्यू की फर्म होती है। ऊपर एवरेज रेवेन्यू की फर्म होती है और नीचे होती है मार्जिनल रेवेन्यू की कर्व होती है। एवरेज रेवेन्यू को प्राइस कर्व भी बोलते हैं या डिमांड कर्व भी बोलते हैं, तलब का खत भी कहते हैं। थैंक यू। उम्मीद है कि आपने ये वीडियो अच्छी तरह से समझ ली है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो आपको बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।